Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and we are going to talk about shock. क्या talk about, तब से वही पढ़ रहे हैं। रात के 3 बज गए और मैं अभी तक ये तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नींद में हूँ, पर कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? शॉक पढ़ रहे थे, राइट। और शॉक में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कर लिया, ऑब्स्ट्रक्टिव कर लिया। अब हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक अभी करते हैं, लास्ट में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। कार्डियोजेनिक, अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या? देखो, अभी तक तो हमें क्या था, ब्लड की कमी थी तो शॉक हो रहा था, उसके बाद ब्लड को आने जाने में प्रॉब्लम थी तो शॉक हो रहा था। अब क्या है, आपके दिल में प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे तो उसको देखने के बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बट अब इधर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो, मैं देख रहे हो नोट्स भाई, यार इतनी मेहनत तो मैंने नहीं की थी फर्स्ट ईयर में। चलो, सो अभी हम क्या देख रहे हैं? कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना दिल में प्रॉब्लम होती है। दिल में प्रॉब्लम होती है। क्या दिल है कि मानता नहीं? देखो भाई, उसकी क्या गलती थी? हम ही दीवाने थे, ठीक है। दिल है कि मानता नहीं। चलो, सो अब मुझे ये बताओ, कार्डियोजेनिक शॉक से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपके ना हार्ट में ही प्रॉब्लम है। या तो आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ना, या तो आपका हार्ट डाई हो रहा है, देयर इज अ क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कुछ तो है हार्ट दिल में प्रॉब्लम। तो कार्डियोजेनिक शॉक इज ओनली रिलेटेड टू योर हार्ट। आपके दिल में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके अलावा, उस लड़की के अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इसमें आएंगे, कार्डियोजेनिक शॉक में आएंगे। अब सुनो, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल डिसफंक्शन। डिस का मतलब क्या है? एबनॉर्मल। फंक्शन का मतलब फंक्शन। तो मायोकार्डियल डिसफंक्शन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, और इसको और क्या बोल सकते हो? मायोकार्डियल फेलियर और हार्ट फेलियर, है ना। मायोकार्डियल फेलियर नहीं, हार्ट फेलियर, इसको क्या बोल सकते हैं? HERT फेलियर। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट हार्ट फेलियर। नाउ ईटियोलॉजी, आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अगर आपका पेपर आएगा ना, तो उसमें कॉज नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे होता है। तो पेपर में क्या आता है? ईटियोलॉजी। मैं फर्स्ट इंटरनल में गया था ना, मेरे को ईटियोलॉजी का मतलब ही नहीं पता था, तो मैंने चीट मारा था साइड वाले से। मैंने उससे पूछा था, विवेक ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि भाई ये, ठीक है। तो तुम अपने पेपर में ये गलती मत कर देना, ईटियोलॉजी लिख के तो ये लिख देना। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट क्या है? कार्डियोजेनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? दिल है कि मानता नहीं, मतलब देयर इज अ डिसफंक्शन ऑफ द मायोकार्डियम की डिसफंक्शन। अच्छा, वो डिसफंक्शन क्या क्या हो सकती है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, MI हो सकता है। MI का मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक आया तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू। आपको पता है ना, आपको एक बार हार्ट अटैक आया तो सपोज आपका 20% हार्ट खराब हो गया। तो 20% हार्ट खराब होने का मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट के 20% सेल क्या हो गए? मर गए, ठीक है। बच गया 80%। फिर से हार्ट अटैक आया, इस बार 50% खराब हो गया, यानी कि पहले 20 अभी 50, तो हो गया 70। इस बार हार्ट अटैक आएगा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है आपको? तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक रीजन, दिस इज वन ऑफ द ईटियोलॉजी ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। पहला क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या होगा? आपका हार्ट डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या? आपका पहले हार्ट बहुत अच्छे से काम करता था, अब कुछ हिस्सा उसका खराब हो गया, तो जो हिस्सा खराब हो गया वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आइनोट्रॉपिक बोलते हैं ना इसको। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या बोलते हैं? आइनोट्रॉपिक। फाइवा में ये सब बहुत पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या बोलते हैं? तो आइनोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल्स में, आपको सब सिखा दूंगा। आइनोट्रॉपिक क्या होता है, बैथमोट्रॉपिक क्या होता है, ड्रोमोट्रॉपिक क्या होता है, राइट, सब बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। शॉक में ये सब आइनोट्रॉपिक नहीं पूछेंगे आपको, बस बता रहा था।
पहला रीजन एम आई। ना दूसरा एरिदमिया, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिदमिया। एरिदमिया का मतलब क्या था, देखो ए का मतलब एब्सेंट, रिदमिया का मतलब क्या, रिदम में चलना, ये एक कदम फिर 2 बार, एक कदम फिर 2 बार, देखा है ना वो रील। तो एरिदमिया का मतलब क्या होता है, हार्ट का जो रिदम है ना वो खराब हो जाना। आपका हार्ट कैसे बीट करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, अब वो खराब हो गई, लब लब डब डब लब लब डब डब लब लब डब डब होता है, ऐसा होता है, लब लब डब डब हो सकता है, 2 बार लब 1 बार डब, 2 बार डब 1 बार लब, ऐसा हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एरिदमिया, राइट। सो एरिदमिया में क्या होगा, आइदर योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, HR का मतलब क्या है, हार्ट रेट, आइदर इट विल बी इंक्रीज्ड और आइदर इट विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, या तो हार्ट रेट बढ़ा या फिर कम हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कैसे, अभी समझाता हूँ, सुनो। आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, है ना, और कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो शॉक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शॉक में तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होती है ना। कॉन्सेप्ट तो यही था ना बाबा। सुनो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आपको वायु में फंसा देंगे वो लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया, राइट, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो हार्ट रेट बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गई तो कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप ज़्यादा हार्ट बीट हो रहा है तो ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होना चाहिए, राइट। पर ऐसा नहीं होता, मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या होता है। सी पहले क्वेश्चन देखो, अगर फिर से मैं वही बोलूँगा कि अगर मैं आपका वाइवा लूँगा तो मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूंगा। क्या है सवाल, वाई इंक्रीज हार्ट रेट और टैकीकार्डिया, वाई इंक्रीज हार्ट रेट और टैकीकार्डिया कॉजेज डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है पर आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, क्यों। तो सुनो, बिकॉज वेंट्रिकल डज नॉट फील प्रॉपरली। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपका हार्ट कितने बार बीट करता है, नॉर्मली 60 से 100 टाइम, नॉर्मल बीट क्या होती है 60 to 100, नॉर्मल रेट 60 to 100 होती है। तो अगर मैं 100 से ज़्यादा बीट कराने लगूँ, मैं चला गया 180 पे, मेरा हार्ट बीट 180 हो गया, तो अब मुझे ये बताओ क्या मेरे पास इतना टाइम होगा कि मेरी हार्ट फील होगी, नहीं होगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मेरी हार्ट फील हो। आपको पता है ना, ये पता है क्या आपको कि नॉर्मल हार्ट टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम कितना होता है हार्ट उसका, कार्डियक साइकिल कितनी की होती है, कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की, ठीक है। तो एक साइकिल 0.8 सेकेंड में हो रहा है, तो अगर मैं हार्ट को इतना फास्ट कर दूं कि कार्डियक साइकिल 0.4 पे आ गई, राइट, 0.4 पे आ गई, तो अब मुझे ये बताओ कि आपके पास इतना टाइम है कि आप हार्ट को वापस फील कर पाओ कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, क्योंकि 0.4 तो खुद कॉन्ट्रैक्टाइल फेज है, 4 सेकेंड तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, आपको पता है ना, आपने साइकिल पढ़ी है कि कितने टाइम तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितने टाइम तक हार्ट रिलैक्स करता है। तो 4 सेकेंड तो रिलैक्सेशन फेज होता है, तो अगर पूरा रिलैक्सेशन फेज में खा गया तो हार्ट क्या हो रहा है, रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, मतलब उतना रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, तो उतना उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो फील कर पाए अपने आप को, है ना। होता है ना, जब हम बहुत बिजी होते तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, है ना, किसी और में बिजी रह गए और खुद को नहीं पहचान पाए, वही होता है भाई। इसलिए अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। तो हार्ट इतना बीट करता है कि उसको अपने लिए फीलिंग टाइम ही नहीं बचती, वेंटिकुलर के लिए फीलिंग टाइम नहीं बचती। तो अगर वेंटिकुलर्स में ब्लड फील ही नहीं हो पा रहा तो क्या ब्लड बाहर जा पाएगा, नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ टैकीकार्डिया हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो रिलैक्सेशन टाइम होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है, वेंटिकुलर फीलिंग होती है, तो वेंटिकुलर फीलिंग भी नहीं हो पाती। तो अगर वेंटिकुलर फीलिंग नहीं हो पाएगी तो हम क्या बोलेंगे, अगर इनएडिक्वेट वेंटिकुलर फीलिंग हो गई तो हम क्या बोलेंगे, प्रीलोड कम हो गया। और आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है इसके बाद, अगर प्रीलोड कम हो गया तो क्या होगा,
कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए टैकीकार्डिया में कार्डियक आउटपुट बढ़ता नहीं है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन रेंज, है ना। अच्छा, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सल सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उल्टा हो रहा है ना। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। कुछ चीज़ हो रही है, अब नॉर्मली उसका उल्टा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सल सिचुएशन। कौन सा? देखो, आपका हार्ट रेट बढ़ा तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ा पर कार्डियक आउटपुट बढ़ा नहीं, कम हो गया, उल्टा हो गया ना। वाई? बिकॉज व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट शुड इंक्रीज, होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कुछ लिमिट तक ही वैलिड है। आपको समझ आ रहा है कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगा, इफ़ हार्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, मैं मानता हूँ होता है, पर एक लिमिट तक होती है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो गया तो वेंट्रिकुलर फीलिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हार्ट प्रॉपरली फील नहीं हो पाता और क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। बताते हैं ना बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई तो बीपी डिक्रीज हो गया, बीपी डिक्रीज हुआ तो कोई तो आ गया था, पता नहीं गेट खोल के आया, वापस चला गया। तो मैं क्या बोल रहा था, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो बीपी डिक्रीज हो गई, बीपी डिक्रीज हुआ तो मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गई, मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, अगेन हमें परफ्यूजन कम हो जाएगी टिश्यूज़ में, और परफ्यूजन टिश्यू में कम हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन फेलियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। समझ आया कि आपको कॉन्सेप्ट ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, किस किस रीजन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हार्ट में होती है उसकी वजह से क्या होता है, शॉक होता है। तो एक हमने क्या सीखा, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दूसरा एरिथमिया, ठीक है, और तीसरा क्या देख रहे हैं, मायोकार्डाइटिस। अच्छा, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, मायो का मतलब हार्ट। तो अगर हार्ट में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गई उसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या ब्लड बाहर जा पाएगा, नहीं, है ना। तो ब्लड बाहर जा नहीं पाएगा, इसकी वजह से क्या हो गया, अगेन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, और वही सारी कहानी फिर से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। चलो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स है ना उसमें इस पे ज़रूर सवाल पूछेंगे, ठीक है, वाल्वुलर डिसफंक्शन पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा एक चैप्टर है गाइडेन में, ठीक है, पढ़ना उसको, मज़ा आएगा, ठीक है। सुनो, ये देखो, हमारी जो हार्ट होती है ना, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट, और 4 क्या होते हैं, वैल्व्स होते हैं। आपको पता है ना सारी बातें, तो सब बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, पर अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आप यही लिख सकते हो कि हाँ वाल्वुलर डिसफंक्शन डिजीज होती है। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपका राइट वेंट्रिकुलर है, राइट वेंट्रिकुलर से क्या होता है, अयोटा निकलती है, आपको पता है ना। और अयोटा में क्या होता है, यहाँ पे एक वैल्व होता है। कौन सा वैल्व होता है मुझे कमेंट करके बताओ, कौन सा, सेमुलर, कॉस्पेड, बाइकॉस्पेड, ट्राइकॉस्पेड, है ना, मिट्रल वैल्व, कौन सी वैल्व होती है मुझे कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे जो वैल्व है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो वैल्व है अगर ये ख़राब हो गई, ये अच्छा, इस वैल्व का काम क्या होता है, यहाँ से ब्लड इधर गई, राइट, तो ये वैल्व ओपन हो जाती है, और यहाँ से ब्लड ओपन गई तो वैल्व ओपन हो गया, पर ये वैल्व जब ब्लड वापस आता है तो इसको क्लोज कर देता है, यानी कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट को स्टॉप करता है कौन, ये वैल्व। अगर ये वैल्व खराब हो गई तो क्या होगा, द ब्लड विल गो बैक इनटू द हार्ट, है ना। सी, अगर वैल्व का नॉर्मल काम क्या होता है, प्रिवेंट ब्लड फ्लो बैक इनटू द हार्ट। अगर ये वैल्व डैमेज हो गया, सी इफ द वैल्व इज डैमेज तो ब्लड विल फ्लो बैक इनटू द हार्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिगर्जिटेशन, ठीक है। मेरे से वाइवा में ये सवाल पूछा था, व्हाट इज रिगर्जिटेशन, पर वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब रिगर्जिटेशन और भी जगह होता है, वो किसी और चीज़ में था, है ना। तो आपसे क्या पूछेंगे, रिगर्जिटेशन क्या होता है, तो आप बताओगे ना कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट, दैट इज रिगर्जिटेशन।
वो क्यों होगा? क्योंकि हमारे वैल्व्स खराब हो गए, उसको बोलते हैं वैल्वुलर डिसफंक्शन, है ना। तो दिस इज ऑल्सो। अच्छा, ये शॉक से कैसे रिलेटेड है? अगर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड जाना चाहिए आयोटा में, ब्लड जाना चाहिए आयोटा में, तभी तो टिश्यू में जाएगा ना ब्लड, तभी तो टिश्यू में जाएगा। पर ब्लड आयोटा में जा ही नहीं रही, ब्लड वापस इधर जा रही है और वापस ब्लड घूम के हार्ट में आ रही है। तो ये कोई बात हुई क्या? कोई लॉजिक बना क्या? नहीं। तो ब्लड को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ ब्लड नहीं जा रही, ब्लड कहाँ जा रही है? वापस हार्ट में आ रही है। इसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। और ब्लड वापस हार्ट में आने की वजह से ब्लड आयोटा में नहीं गई, उसकी वजह से बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो गया, अगेन सारी कहानी हम शॉक में चले जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस। हमने कितने केसेस पढ़ लिए? 4। कौन कौन से? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एरिथमिया, मायोकार्डाइटिस जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट की, एंड वाल्वुलर डिजीज। तो दीज आर द 4 कंडीशन। और भी कंडीशन बहुत सारे होते हैं भाई, मतलब मैं पढ़ाने जाऊँ पागल हो जाओगे तुम। ठीक है, मैं खुद हो जाता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ। तो देर आर डिफरेंट रीजन बाय विच कार्डियोजेनिक शॉक कैन बी डेवलप। आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कार्डियोजेनिक शॉक में? कि आपके दिल में ही कुछ प्रॉब्लम है। वो तो सही थी, हम ही बेवफा थे। ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज इन योर हार्ट, कि उसको दिल में बसाया क्यों? सो दिल में प्रॉब्लम है, या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस होगा, या फिर वाल्वुलर डिजीज होगा। इनकी वजह से क्या होगा? शॉक डेवलप होगा। और मैंने सारी कहानी आपको क्या करी? बता दी कि कैसे कैसे क्या होता है। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा? जो आपका पेशेंट है, वो आपका पेशेंट जब आपके पास आएगा तो कैसे आएगा? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो क्या होगा? उसको ना हार्ट अटैक आया होगा, राइट। सपोज मैं लेटा हूँ, मैं सोया हूँ, अचानक से मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो मुझे लोग उठा के ले जाएंगे ना। मेरे जो रूममेट्स, अगर ये उठ गया, जो मेरा रूममेट है अगर ये टाइम से उठ गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, राइट। तो डॉक्टर क्या देखेंगे? अगर आप वहाँ पे होगे, आप क्या देखोगे? कि मुझे क्या आया है? MI, मुझे आया है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर मैं अभी रोने लगूँ बैठ के कि भैया कुछ तो हो रहा है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो मैं डॉक्टर को क्या बोलूँगा? डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो वो सोचेगा अच्छा इसके दिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, मेरा हार्ट रेट क्या होगा? बड़ा होगा, राइट। मैं अगर मेज़र करूँगा अपने पल्स, मैं देखूँगा, है ना, मैं कान में लगा के, ईयरफोन लगा के वो सुनूंगा, हाथ दिल पे लगा के कुछ, तो है ना। तो उससे क्या होगा? हमारा हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगा, है ना। मैं जब आपका ब्लड प्रेशर लूँगा, है ना, जब डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर लेंगे तो मेरा ब्लड प्रेशर कैसा आएगा? मेरा ब्लड प्रेशर कम आएगा, है ना। शॉक में तो यही होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, जो कि कॉमन फंक्शंस में आपको, कॉमन सिम्टम्स में आपको बता रहा था। वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी। तो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन समझ आया क्या? आपका पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? आपका पेशेंट आएगा या तो उसको हार्ट अटैक हुआ होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में, दिस इज कार्डियोजेनिक शॉक, नॉट हाइपोवोलेमिक शॉक, दिस इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, दिस इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो पेशेंट को क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, चेस्ट पेन होगा, हार्ट रेट उसका बड़ा होगा, उसका बीपी मेजर करोगे वो हाइपोटेंसिव होगा, उसका बीपी कम होगा, हाइपोटेंसिव। अच्छा, बीपी का मतलब होता है हाइपोटेंसिव, सॉरी हाइपरटेंशन। जो हमारा हाइपरटेंशन होता है ना, तो टेंशन, तो या तो हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपोटेंशन का मतलब लो बीपी। तो पेशेंट कैसा होगा? हाइपोटेंसिव होगा, उसको वीकनेस होगी और डिजीनेस होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट ECG फाइंडिंग। ECG पता है ना आपको ECG क्या होता है? तो ECG फाइंडिंग में क्या होता है? स्टेमी। अच्छा, अब तुम एक काम करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये स्टेमी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ये स्टेमी है ना भाई, मेरे को बहुत पसंद है ये वाली, क्योंकि जब मैं वाइवा दे रहा था ना, मेरा फर्स्ट इंटरनल का वाइवा, उसमें मैंने जब प्रोफेसर को ये रीज़न बताया ना, तो उसने मुझे बोला वेरी गुड, और वो पहला वेरी गुड था मेरे MBBS के करियर का। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अप्रिशिएटेड बाय माय प्रोफेसर, जब मैंने उनको स्टेमी समझाया था। मैंने एक्चुअली अपने पेपर में लिखा था स्टेमी के बारे में, तो वो मेरा पेपर उनके हाथ में था और वो पढ़ रहे थे कि मैंने क्या क्या लिखा है। होता है ना वाइवा, तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि जो स्पॉट्स मिलते हैं उसमें इसी क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने अपने एक आंसर में ये लिखा था स्टेमी के बारे में। तो वहाँ पे मुझसे मैडम ने पूछा था कि स्टेमी का मतलब क्या होता है, तो मैंने एक्सप्लेन द स्टेमी, शी वाज लाइक गुड। तो आप जाओ
और स्टेमी क्या होता है, बस मुझे उसका वो बता दो, फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। कमेंट कर, ये कमेंट करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अच्छा, आप ट्रीट कैसे करोगे पेशेंट को, वही बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम शॉक पढ़ रहे हैं, तो शॉक के पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छे से ना, बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, भेज देते वापस, नहीं, हम उसको पानी पिला देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं, राइट। हम उसको डाययूरेटिक्स देते हैं, पढ़ा है ना सब आपको, प्लाज्मा देते हैं, ब्लड, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्या करते हैं, उसको ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर उसको हार्ट अटैक है ना, अगर उसको हार्ट अटैक है तो उसका हार्ट अटैक को देखो कैसे ठीक करना है। अगर उसको इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन तो इधर नहीं, इन्फेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, अगर वो कुछ है तो वो देखो। जो भी इसकी अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमने ये डिस्कस की, ये सारी प्रॉब्लम्स, अगर उसके वाल्व्स में प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वाल्व्स लगाओ। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम ठीक करो, वरना शॉक ठीक नहीं होगा, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलता हूँ, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। चलो बाय बाय।